वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम समझने की कोशिश करेंगे एडवांस टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। इसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे जिसमें हमने एक वाटर ड्रॉपलेट लिया है। ये हमारे पास रेड कलर से ड्रॉपलेट शो किया गया है जो कि वाटर का है। अब इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जस्ट आपने ये अज्यूम करना है कि ये हमारे पास एक वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक। और इसका क्योंकि हमें पता है कि हर चीज जिसका वजन होता है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है, क्योंकि वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है ग्रेविटी की वजह से, जिसे हम कहते हैं कि ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसे मैंने एफ जी से डिनोट किया और ये हमारे पास एन जी के बराबर होती है, ठीक। अब ये जो जब भी हम जानते हैं कि हमारे पास ये क्योंकि एयर में से मूव कर रही है, एयर हमारे पास एक फ्लूइड की एक फॉर्म है। एयर जो है जिससे हमारे पास फ्लूइड्स में हमारे पास गैसेस भी आ जाती हैं स्टूडेंट्स, और हमारे पास क्या आ जाते हैं, लिक्विड्स भी आ जाते हैं। वो जो है उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान या फिर उनकी लेयर्स के दरमियान एक जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है स्टूडेंट, उसको हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं, जो कि हमने पढ़ रखा है ये कॉन्सेप्ट विस्कोसिटी का, ठीक है। और विस्कोसिटी जो है वो मतलब कि विस्कोसिटी यानी कि कितना विस्कस है, कितनी ज्यादा उसके अंदर थिकनेस है, उसकी वजह से उसके दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान कितनी जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स होगी, ठीक। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स जो कि एक बॉडी एक्सपीरियंस करती है, यानी कि एक उसके ऊपर जो अपोजिशन में या फिर रिटार्डिंग फोर्स जो उसके ऊपर लगती है, जो कि उसकी मोशन को रोकने की कोशिश करती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है स्टूडेंट, हमारे पास ड्रैग फोर्स कहलाती है। ये भी हमने कॉन्सेप्ट जो है वो पिछले लेक्चर्स में देखा है, ड्रैग फोर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक। और ये हमेशा ऑपोजिट होती है मोशन ऑफ द बॉडी के, यानी कि अगर मोशन ऑफ द बॉडी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो ड्रैग फोर्स उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, जो कि मैंने यहाँ एफ डी से डिनोट किया है। और ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये हमारे पास एक ड्रैग फोर्स है, ठीक। तो अब हम जानते हैं कि अब ये हमने जो है ये हमने देखा कि हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस थी जो कि इस वाटर ड्रॉपलेट पे एक्ट कर रही थी। अब अगर हम देखें तो हमने ड्रैग फोर्स के बारे में ये पढ़ा था कि ड्रैग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट के, यानी कि जितने स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा या फिर कितनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी होगी, उतनी ज्यादा हमारे पास उसके ऊपर ड्रैग फोर्स जो है वो एक्सर्ट होगी, ठीक। अब जैसे जैसे ये ड्रॉपलेट जो है ये जमीन की तरफ यानी कि नीचे की तरफ आता जाएगा, आसमान से नीचे की तरफ आता जाएगा, इसके ऊपर जो है ग्रेविटी का एक्ट जो है वो ज्यादा होता जाएगा, यानी कि इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इसके ऊपर ज्यादा लगेगी, ठीक। जिसकी वजह से इसकी क्या होगी, स्पीड ज्यादा हो जाएगी, और स्पीड ज्यादा होने की वजह से इसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स है वो भी एक्सर्ट होना ज्यादा शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि ड्रैग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। और इसकी जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ, वो हमारे पास आई थी 6 पाई ईटा आर वी, यानी कि v इसमें हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है, या फिर हम यहाँ इस केस में हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉपलेट है, ठीक। तो अगर हम देखें तो ड्रैग फोर्स जो है वो इसके ऊपर इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे इसकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है। तो हमारे पास अगर हम नेट फोर्स कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स, तो नेट फोर्स जो इस वाटर ड्रॉपलेट पे लग रही है, यानी कि नेट फोर्स का क्या मतलब है, हमारे पास नेट फोर्स से हमारी मुराद है कि रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास कितनी लग रही है इसके ऊपर, वो हमारे पास बराबर है वेट माइनस ड्रैग फोर्स। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि मैंने वेट में से ही ड्रैग फोर्स क्यों माइनस किया, यानी कि मैं जो हूं, यानी कि ड्रैग फोर्स में से भी वेट माइनस कर सकती थी, यानी कि मैंने एफ जी माइनस एफ डी ही क्यों किया है। तो इसकी रीजन स्टूडेंट्स ये है कि इस टाइम पे हमारे पास जो रिजल्ट मतलब कि जो डायरेक्शन जो फोर्स हावी है, यानी कि जो मतलब कि वाटर ड्रॉपलेट है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इस वजह से हम वो वाली फोर्स को इस वाली फोर्स में से माइनस करेंगे, ठीक। तो इस वजह से मैंने यहाँ वेट माइनस ड्रैग फोर्स किया है, और ये मेरे पास एक नेट फोर्स है जिसे मैं इन अदर वर्ड्स रिजल्टेंट फोर्स भी कह सकती हूँ, ठीक। तो ये इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है। अब अगर हम देखें कि वो पॉइंट जिस पॉइंट पे हमारे पास ये मतलब कि हमारे पास इसकी ग्रेविटेशनल पुल इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि वो ज्यादा स्पीड से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा बॉडी, और जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती जाएगी तो हमारे पास उसके ऊपर ड्रैग फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, जो कि हमने पढ़ रखा है कि हमारे पास स्टोक्स लॉ ये कहता है कि वो स्पीड से जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक। और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारे पास जो ड्रैग फोर्स है वो वेट के बिल्कुल मतलब कि इक्वल हो जाएगी, यानी कि हमारे पास जब एफ जी जो है एफ डी के बराबर आ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, यानी कि एफ जी अगर एफ डी के बराबर आ जाता है तो हमारे पास क्या हो जाती है, नेट फोर्स जो है यानी कि रिजल्टेंट फोर्स जो उसके ऊपर एक्ट करेगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल जो फोर्स है यानी कि कोई रिजल्टेंट फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रही होगी, ठीक।
रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रही होगी। लेकिन अब क्योंकि अगर हम देखें कि अगर हमारे पास कोई रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्ट नहीं करी तो बॉडी को तो स्टॉप कर जाना चाहिए, यानी कि वो मतलब कि वो मोशन में उसे नहीं रहना चाहिए। लेकिन हमने ये पढ़ रखा है कि इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी है वो हमने पढ़ रखी है कि इनर्शिया हमें ये कहता है कि हाँ कि जो बॉडी है वो या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहती है या फिर वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन से मूव करती है अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ना की जाए। यानी कि जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्सर्ट करी लेकिन वो ऑलरेडी में मोशन में थी, क्योंकि वो बॉडी मोशन में थी इस वजह से वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगी इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से, और वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। ठीक है, और ये जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से हम कहते हैं कि जब हमारे पास ड्रैग फोर्स जो है वो वेट के बराबर आ जाती है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास स्टूडेंट कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी कि हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है। अब अगर हम देखें कि अब मैं टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो मैं यही वाली इक्वेशन यूज करके यानी कि एफ जी इज इक्वल टू इसमें वैल्यूज पुट करती हूँ, यानी कि एफ जी की वैल्यू हमारे पास एम जी होती है और ड्रैग फोर्स हमने अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ कैलकुलेट की हुई है, वो हमारे पास 6 पाई ईटा आर वी होती है। और इसमें वी जो है, क्योंकि मैं जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स ये वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है, इस केस में वाटर का है, तो इसलिए मैंने इसे वी टी से डिनोट कर दिया ताकि मैं इसको कह सकूं कि ये टर्मिनल वेलोसिटी है, और टी फॉर यहाँ मैं टर्मिनल वेलोसिटी से को डोनेट कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं वी टी को अगर निकालने की कोशिश करूं तो मैं किस तरह से निकाल सकती हूँ कि मैं वहां जाके इसको डिवाइड कर दूंगी बाकी की टर्म्स को 6 पाई ईटा आर, तो मेरे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी आई है वो क्या आई है एम जी डिवाइड बाई 6 पाई ईटा आर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी आई है जिससे मैं इक्वेशन 1 कह देती हूँ। अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमने ये भी देखा था कि स्टोक्स लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, यानी कि 6 पाई ईटा आर वी जो है ये इम्प्लीमेंट होता है सफेयर के लिए, यानी कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए, और इसमें आर जो है वो रेडियस ऑफ द सफेयर है। ठीक, और अगर सफेयर की बात की जाए तो हम अगर देखें तो हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ द सफेयर होगी जिसे मैंने रो से डिनोट किया है वो मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यानी कि डेंसिटी हमारे पास क्या है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और इसमें से अगर मैं मैस की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो हमारे पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आएगा, और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो है वो हमारे पास क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब हमारे पास होता है। तो इसकी वैल्यू अगर मैं मैथ्स में पुट कर दूं यानी कि मैथ्स हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट, अगर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये जो मैथ्स की वैल्यू है स्टूडेंट, यानी कि ये मैथ्स की वैल्यू जो है ये मैं पुट करने जा रही हूँ इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में इसको पुट कर लेते हैं, डिफरेंट कलर से शो करती हूँ, तो हमारे पास क्या बन जाता है वी टर्मिनल इज इक्वल्स टू एम की वैल्यू मैंने पुट की रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी होल डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा इंटू आर। ठीक है, यानी कि ये मैथ्स की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया स्टूडेंट्स, और ये जी एज इट इज मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो मेरे पास ये आई है। अब पाई से कैंसिल हो जाएगा, आर भी एक आर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वी टर्मिनल का जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या आता है 2/9 इंटू जी आर स्क्वायर रो डिवाइडेड बाय ईटा। ठीक है, और ईटा हमारे पास क्या है विस्कोसिटी ऑफ द सब्सटेंस है, जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि हम विस्कोसिटी को ईटा से डिनोट करते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी जो कि हमने कैलकुलेट की है एक वाटर ड्रॉपलेट के लिए, और जिससे हमें ये पता चलता है कि जो विस्कोसिटी है यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी है वो इनवर्सली रिलेटेड है किसके विस्कोसिटी ऑफ द सब्सटेंस के, यानी कि जितना ज्यादा विस्कस होगा यानी जितनी ज्यादा उसमें फ्रिक्शनल होगी, यानी कि जिस तरह से अगर मैं कहती हूँ कि हनी है जो कि शहद है और हमारे पास अगर वाटर है तो वाटर की विस्कोसिटी हमें पता है कि कम है, यानी कि उसमें रेजिस्टेंस कम, वो उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान रेजिस्टेंस कम है एज कम्पेयर टू हनी की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर उस हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी हमें देर से अचीव होगी, क्योंकि इसका इनवर्स रिलेशन है किसके साथ विस्कोसिटी के साथ। और फिर उसके बाद हमारे पास डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है यहाँ रो, और आर जो है हमारे पास रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और जी और 2/9 जो है ये हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यूज है। तो ये वो टर्म्स हैं जो कि हमने देखा है कि फॉर्मूला में किस तरह से जो है वो हमें एक्सप्लेन कर रही हैं कि हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, और उसको हमने कैलकुलेट करने की भी कोशिश की है कि उसकी वैल्यू फॉर द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स जो है वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं।